Hello everyone, this is Rohit Kumar here, and you all are watching my history class. This is the third part of history, chapter 2nd. From trade to territory, the company establishes powers. Today I shall to try ex- Today I shall try to explain the various topics in this video. So I hope you will get benefit after watching this video. So let's start. In our previous video, I have explained some lines of how trade led to battles, but due to inconvenience, my last video was stopped. So don't worry, I have tried to explain this video from starting how trade led to battles. So let's start. Through the early 18th century, the conflict between the company and the Nawabs of Bengal intensified. 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग से ही कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और बंगाल के नवाबों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट था, टकराव था, वो काफ़ी इंक्रीज होता जा रहा था. आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, द बंगाल नवाब्स असर्टेड देयर पावर्स एंड ऑटोनॉमी. औरंगजेब की डेथ के बाद बंगाल के नवाब अपनी पावर्स को शो ऑफ करने लग गए थे, एज अदर रीजनल पावर्स वर डूइंग एट दैट टाइम. उस टाइम पीरियड पर बाकी और रीजनल पावर्स जो थी वो भी ऐसा ही कर रही थी, अपनी पावर्स को दिखाने में लगी हुई थी. मुर्शिद कुली खान वाज फॉलोड बाय अली वर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल. मुर्शिद कुली खान के बाद में अली वर्दी खान और उनके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे. ईच वन ऑफ देम वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर, और ये सब आप सभी जो है एक स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे. दे रिफ्यूज टू ग्रांट the company concession, demanded large tribute for the company's right to trade, denied it any right to mint coins, and stopped it from extending its fortification. बंगाल के ये सभी नवाब कंपनी को जो कंसेशन था उसे देने से कतराने लगे थे. सब कंपनी को कंसेशन प्रोवाइड नहीं करना चाहते थे. इसके साथ साथ इन सभी नवाबों ने कंपनी को ट्रेड का राइट प्रोवाइड करने के लिए उनसे लार्ज ट्रिब्यूट की भी डिमांड की. ट्रिब्यूट यानी कि उनसे कुछ नजराने मांगने शुरू कर दिए. एंड स्टॉप्ड इट, डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स. इसके अलावा सभी नवाबों ने कंपनी को कॉइन छापने की जो अधिकार था, राइट था, उसको भी देने से इनकार कर दिया. एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन. और इसके अलावा जो कंपनी अपने इलाकों को बढ़ाने के लिए उनकी किलेबंदी कर रही थी, फोर्टिफिकेशन मैंने बताया था, ये फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी, घेरेबंदी, तो उसको भी इन नवाबों ने रोकना शुरू कर दिया था. एक्यूजिंग द कंपनी डिसीट, दे क्लेम्ड दैट द कंपनी वाज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब. इसके बाद कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए, एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसीट, कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए, दे क्लेम्ड, इन लोगों ने क्लेम किया दैट द कंपनी वाज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, कि कंपनी जो है बंगाल सरकार का बहुत ज़्यादा रेवेन्यू का नुकसान करने में लगी हुई है. इट वाज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेज. इसके अलावा इन्होंने कहा कि कंपनी जो है वो टैक्स भी पे नहीं करना चाहती थी. राइटिंग डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स, इसके अलावा इन सभी ने कंपनी को डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स लिखे, अपमानजनक चिट्ठियाँ. एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स. कंपनी के अफसरों ने अपमानजनक लेटर्स लिखे और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया. The company on its part declared that the unjust demand of the local officials was ruining the trade of the company. कंपनी का कहना था कि जो लोकल ऑफिशियल्स हैं, स्थानीय अधिकारी हैं, उनकी जो अनजस्ट डिमांड्स हैं, बेबुनियादी डिमांड है, उन्हें उनकी वजह से कंपनी का जो ट्रेड है वो पूरी तरह से रियून हो रहा है, बर्बाद होता जा रहा है.
एंड ट्रेड कुड फ्लोरिश ओनली इफ द ड्यूटीज वर रिमूव्ड, और व्यापार तभी फल फूल सकता है अगर व्यापार से शुल्क जो है वो रिमूव कर दिया जाए। इट वॉज ऑल्सो कन्विंस्ड दैट टू एक्सपेंड ट्रेड इट हैड टू एनलार्ज इट्स सेटलमेंट बाय अ विलेज एंड रिबिल्ड इट फोर्ट्स। और अब इस बात का भी कन्विंस हो चुका था, कन्विंस है यहाँ पर पूरा विश्वास उग जाना, ये कि हमें अपने ट्रेड को एक्सपेंड करना है, ट्रेड एक्सपेंड करना है तो उसके लिए हमें एनलार्ज करना होगा सेटलमेंट को, और ज़्यादा से ज़्यादा गांव खरीदने होंगे और उन्हें दोबारा से उनके किले बनाने होंगे। इसका मतलब कि कंपनी को इस बात का यकीन हो गया था कि उन्हें अपने व्यापार को अगर एक्सपेंड करना है तो उसको अपनी आबादी बढ़ानी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा गाँव पर अपना कब्जा करना होगा, और उनका बाद उन्हें फिर दोबारा से अपने किलों का रिबिल्डेशन करना होगा। द कन्फ्लिक्ट्स लेड टू कन्फ्रंटेशन एंड फाइनली कल्मिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। और कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच ये कन्फ्लिक्टेशन जो हैं वो कंटिन्यू बढ़ते चले गए, और उसके बाद फाइनली ये प्लासी के युद्ध के रूप में सामने आए। आगे द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का बैटल जानने से पहले इसके बारे में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है पहले उसे जान लेते हैं। इधर साइड में, डिड यू नो हाउ प्लासी गॉट इट्स नेम? तुम्हें मालूम है कि प्लासी का नाम ये कैसे पड़ा था? प्लासी इज एन एंग्लिसाइज्ड प्रोनाउंसिएशन ऑफ पलाशी, एंड द प्लेस डेराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द पलाश ट्री known for its beautiful red flowers that yield gulal, the powder used in the festival of Holi। वास्तव में प्लासी जो है उसका एग्जैक्ट नाम जो था, रियल नेम जो था वो पलाशी था, जिसे ब्रिटिशों ने उसको चेंज करके उसका प्रोनाउंसिएशन ख़राब करके क्या कर दिया था, प्लासी। और पलाशी शब्द जो लिया गया है वो पलाश ट्री से लिया गया है। पलाश एक ट्री होता है जिससे ब्यूटीफुल रेड फ्लावर लगते हैं, और उन रेड फ्लावर से होली पर यूज में आने वाला, हमारा जो हिंदू फेस्टिवल है होली, उस पर यूज में आने वाला गुलाल तैयार किया जाता है। इसके अलावा एक और चीज़, हमारे यूपी का जो स्टेट फ्लावर है वो भी पलाश ट्री है। वो यूपी का जो ट्री है, स्टेट ट्री, वो पलाश ही है। फ्लावर ट्री नहीं, फ्लावर ही है, पलाश के फूल ही हैं, टेशू के फूल। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पर, उसी से ये पलाश से ही बना है प्लासी, जो ब्रिटिशों ने उसको प्रोनाउंसिएशन चेंज कर दी थी। तो यहाँ द बैटल ऑफ प्लासी। व्हेन अली वर्दी खान डाइड इन 1756 में अली वर्दी खान की डेथ के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना। कंपनी को इस बात की डर था कि नवाब सिराजुद्दौला की पावर्स जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, और कंपनी एक ऐसा रूलर चाहती थी कि जो उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह जाए। पपेट यानी एक ऐसी कठपुतली जो रूलर की सीट पर तो हो, बट जो रूलिंग डिसीजंस हैं वो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स हों। दिया है ना यहाँ पे, ये कंपनी वॉज वरीड अबाउट द हिज पावर्स एंड कीन ऑन ए पपेट रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशन एंड अदर प्रिविलेज। कंपनी एक ऐसा पपेट रूलर चाहती थी जो कंपनी के अकॉर्डिंग जो है डिसीजंस ले। सो इट ट्राइड, इसके लिए कंपनी ने कोशिश की, दो विदाउट सक्सेस, टू हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौलाज रिबेल्स बिकम द नवाब। कंपनी ने कोशिश की कि बंगाल के नवाब की गद्दी पर एक ऐसे व्यक्ति को बिठा सके जो सिराजुद्दौला के अगेंस्ट हो, उसका विद्रोही हो, और लेकिन वो सक्सेस नहीं हो सके। एन इन्फ्यूरिएटेड सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप मेडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ हिज डोमिनियन, स्टॉप फोर्टिफिकेशन एंड पे द रेवेन्यूज। इसके बाद बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी के अधिकारियों से कहा कि वो वहाँ पर बंगाल की राजनीतिक स्थिति में या राजनीतिक क्रियाकलापों में अपने दखलंदाजी बंद कर दें। इसके अलावा वो वहाँ की किलेबंदी को स्टॉप कर दें, स्टॉप फोर्टिफिकेशन,
दैट्स इट, एंड पे द रेवेन्यू, और बंगाल को रेवेन्यू भी पे करें। आफ्टर नेगोशिएशन फेल्ड, उनके बीच जो संधि थी, जो मैटर्स थे, वो फेल हो गए। द नवाब मार्च्ड विथ 30,000, दिया ये, द नवाब मार्च्ड विथ 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासम बाजार, कैप्चर्ड द कंपनी ऑफिशियल्स। जब उनकी संधि जो है नहीं हुई तो बंगाल के नवाब ने अपने 30,000 सैनिकों के साथ इंग्लिश फैक्ट्री, अंग्रेज़ों की कंपनी की जो फैक्ट्री थी कासिम बाज़ार में, उसकी तरफ कूच किया, मार्च करना स्टार्ट किया, और उसके बाद वहाँ पर जाकर कंपनी के ऑफिशियल्स को उन्होंने कब्जा कर लिया। एंड लॉक्ड द वेयर हाउसेज, कंपनी के जो गोदाम थे, वेयर हाउस थे, उन पर उन्होंने तालाबंदी कर दी। डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिशमैन, सभी अंग्रेज अधिकारियों के हथियारों को छीन लिया गया। एंड ब्लॉकेडेड इंग्लिश शिप्स, और अंग्रेजी जहाज जो थे उन्हें घेरे में ले लिया गया। देन ही मार्च टू कलकत्ता टू इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर। इसके बाद नवाब सिराजुद्दौला वहाँ से बंगाल से कलकत्ता की तरफ चल दिया, और कलकत्ता की तरफ मार्च करते हुए उसने जो कंपनी का किला था उस पर भी अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द फॉल ऑफ कलकत्ता, कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास सेंट फोर्सेज अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, रीइंफोर्स्ड बाय नवाब नेवल फ्लीट्स। जब कंपनी के अधिकारियों को कलकत्ता की ये सूचना मिली कि कलकत्ता उनके हाथों से निकल गया है, तो मद्रास में जो उनके ऑफिसर्स तैनात थे उन सभी को रॉबर्ट क्लाइव के लीडर कमांडिंग में वहाँ मार्च करने के लिए अपनी सेना को भेज दिया। प्रोलॉन्ग नेगोशिएशन विद द नवाब फॉलोड, नवाब के साथ जो है उनकी जो संधि वार्ता थी वो चलती रही। फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी, लेकिन उनकी संधि वार्ता जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी, सौदेबाजी जो थी। और उसके बाद 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने लीडरशिप की कंपनी के आर्मी की अगेंस्ट किसके, सिराजुद्दौला के एट प्लासी में। रॉबर्ट क्लाइव अपनी सेना को लेकर कंपनी की लीडरशिप कर रहा था, और प्लासी के युद्ध क्षेत्र में सिराजुद्दौला के अगेंस्ट वो आ गया। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द डिफीट ऑफ द नवाब वाज द फोर्सेज लेड बाय मीर जाफर, वन ऑफ द सिराजुद्दौलाज कमांडर। लेकिन प्लासी के मैदान में, यहाँ पर प्लासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला की डिफीट हुई, क्योंकि उसकी डिफीट का मेन रीजन था ये मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, कमांडर था। नेवर फॉट द बैटल, इसकी सेना की टकोरियों ने कंपनी के अगेंस्ट फाइट करने से इनकार कर दिया। क्लाइव हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला। मीर जाफ़र ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र को ये लालच दिया था कि नवाब सिराजुद्दौला के बाद हम तुम्हें बंगाल का नवाब डिक्लेयर कर देंगे। द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वॉन इन इंडिया। और ये प्लासी का बैटल इसलिए भी फेमस था क्योंकि यह ब्रिटिश कंपनियों की इंडिया में फर्स्ट मेजर विक्ट्री थी, पहली बड़ी जीत थी। आई होप you all are understand betterly. After the defeat at Plassey, Sirajuddaula was assassinated and Mir Jafar made the Nawab. प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद में मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना दिया गया। द कंपनी वाज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी अभी भी ये नहीं चाहती थी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को टेक ओवर कर सके, वो अपने हाथों में अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं लेना चाहती थी। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, क्योंकि उनका मेन एम जो था वो यही था, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार को बढ़ावा दे सकें। इफ़ दिस कुड बी डन विदाउट कंक्वेस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स हु वर विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेज, देन टेरिटरीज नीड नॉट बी टेकन ओवर डायरेक्टली। उनका मानना था कि अगर हमें
बिना किसी युद्ध के ही वहाँ के जो लोकल रूलर्स हैं उनसे सपोर्ट मिलती रहे, वो हमें जो है प्रिविलेज ग्रांट करते रहें, तो हमें यहाँ की टेरिटरीज को कब्जा करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। Soon the company discovered that this was rather difficult, लेकिन जल्दी ही कंपनी को ये एहसास होने लगा कि ऐसा जो है करना उनके लिए डिफ़िकल्ट है। फॉर इवन द पपेट नवाब्स वर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल एज द कंपनी वांटेड टू देम टू बी। कंपनी के लिए ऐसे नवाब पपेट के रूप में मिल पाना काफ़ी मुश्किल था हर समय के लिए, कि जो कंपनी के लिए कंपनी जो चाहे उनके पास उनके अवेलेबल हो सके। कंपनी जो नवाब पपेट्स बनाए थे वो कंपनी को ऑल टाइम हेल्प कर सकें ऐसा पॉसिबल नहीं था। उन नवाबों को आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन अ बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सोवर्निटी इफ़ दे वांटेड रेस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट। उन नवाबों को भी एक बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी और सोवर्निटी मेंटेन करनी होती अगर उन्हें उनकी जो प्रजा है उसका सम्मान चाहिए, तो उन्हें ऐसा करना ज़रूरी हो जाता। इसीलिए वे लोग कंपनी की सभी डिमांड को सक्सेसफुली हेल्प नहीं कर पा रहे थे। व्हाट कुड द कंपनी डू? तो फिर इसके बाद कंपनी क्या करती? व्हेन मीर जाफर प्रोटेस्टेड द कंपनी डिपोज्ड हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन हिज प्लेस। जब मीर जाफर ने कंपनी के अगेंस्ट विद्रोह करना शुरू किया तो कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर उसकी जगह पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। When Mir Qasim complained, he in turn was defeated in a battle fought at Buxar 1764, driven out of Bengal, and Mir Jafar was reinstalled. और फिर उसके बाद जब मीर कासिम भी कंपनी का विद्रोह करने लगा तो फिर उसे 1764 में बक्सर की युद्ध में हरा दिया गया और उसे बंगाल से फिर बाहर भेज दिया गया। इसके साथ ही मीर जाफर को दोबारा से बंगाल का नवाब डिक्लेयर कर दिया गया। द नवाब हैड टू पे रुपये 5 लाख एवरी मंथ। अब नवाब को 5 लाख रुपये एवरी मंथ कंपनी को देने होते थे। बट द कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वार्स एंड मीट द डिमांड्स ऑफ ट्रेड एंड इट्स अदर एक्सपेंसेस। लेकिन कंपनी चाहती थी कि उन्हें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल सके, जिससे कि उनके युद्धों की स्थिति खर्चे पूरे हो सकें, और इसके साथ साथ उनके ट्रेड की जो डिमांड है वो भी फुलफ़िल हों और कंपनी के बाकी और एक्सपेंस भी कंप्लीट होते रहें नवाबों से मिलने वाली रकम से। इट वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू। कंपनी चाहती थी कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा हो और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें रेवेन्यू मिले। बाय द टाइम मीर जाफर डाइड इन 1765 द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज। लेकिन 1765 में जब मीर जाफर की डेथ हुई उसके बाद कंपनी का मूड ही चेंज हो गया। हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब्स, क्लाइव डिक्लेयर्ड, वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स आवरसेल्फ। कंपनी का पपेट नवाबों के साथ काम करना फेल हो जाने पर रॉबर्ट क्लाइव ने डिक्लेयर किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। Finally, in 1765, the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal. और 1765 में फाइनल में मुग़ल एम्परर ने खुद ही जो है बंगाल के प्रोविंसेस को कंपनी को एज ए दीवान के रूप में अपॉइंट कर दिया। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ द बंगाल। कंपनी को दीवानी अलाउड हो जाने के बाद कंपनी बंगाल के वेस्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज का यूज कर सकती थी। दिस सॉल्व अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। और इसकी वजह से कंपनी ने अब से पहले तक जितनी भी मेजर प्रॉब्लम्स फेस की थी वो अब पूरी तरह से सॉल्व हो चली थी। फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी इट्स ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपेंडेड। अर्ली 18th सेंचुरी से ही कंपनी के या ब्रिटिशों के इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस चल रहे थे और वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडेड भी हो रहे थे। बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। लेकिन कंपनी के ज़्यादातर जो ट्रेड रिलेशंस थे वो इंडिया के साथ तभी होते थे जब कंपनी जो है ब्रिटेन से इंडिया में गोल्ड और सिल्वर लाकर
यहाँ देती और इंडिया के पीपल से यहाँ के प्रोडक्टों को परचेज करती। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्रिटेन में उस समय भारत में बेचने के लिए और कुछ नहीं था सोने और चांदी के अलावा। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव द्वारा प्लासी का बैटल जीत लिए जाने के बाद कंपनी को ब्रिटेन से गोल्ड लाने की ज़रूरत नहीं रह गई थी एंड एंटायरली स्टॉप, और कंपनी से गोल्ड आना पूरी तरह से लगभग स्टॉप हो गया आफ्टर द विनिंग ऑफ बैटल ऑफ प्लासी बाय द रॉबर्ट क्लाइव। द अजम्पशन ऑफ दिवानी। आफ्टर द अजम्पशन ऑफ दिवानी नाउ रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेज। और कंपनी को दीवानी का अधिकार मिल जाने के बाद अब कंपनी के पास यहाँ कंपनी के जो एक्सपेंस हैं उनके लिए फाइनेंस की भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि कंपनी को अब पूरी धनराशि जो है वो यहीं से मिल रही थी और कंपनी अपने खर्चों को उनसे चला रही थी। These revenue could be used to purchase cotton and silk textiles in India। और कंपनी अपने इन रेवेन्यूज से यहाँ इंडिया में कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल परचेज कर सकती थी। मेंटेन कंपनी ट्रूप्स। इसके अलावा कंपनी उसी पैसे से अपने सेना को तैयार रख सकती थी। एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेज एट कलकत्ता। और इसके अलावा कलकत्ता में अपने किले और बिल्डिंग्स तैयार कर सकती थी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स। कंपनी के ऑफिसर्स नवाब बन बैठे। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे फॉर वॉचिंग माय वीडियो।